नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आप सबके लिए लेकर एनसीईआरटी की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंगों को लेकर के। दोस्तों, अभी तक समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह राजनीति विज्ञान की क्लास 12th की एनसीईआरटी है। उससे रिलेटेड अभी तक दोस्तों 12 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जो लोग अभी चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे लोग चैनल पर विजिट करें और वे सारी वीडियोस देखें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे तो वो एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी से लेकर के ग्रुप डी और यूपीएससी तक के जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, उसके अंदर इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात की जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उसके प्रमुख एजेंसियां हैं उनके बारे में बातचीत की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं जैसे यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये सब, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, दोस्तों इन सब से हमेशा हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे इन संस्थाओं के स्थापना दिवस को लेकर हो, चाहे ये संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, इन सबसे बहुत सारे सवाल हर एक एग्जाम में अलग अलग नेचर के सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर थोड़ा सा डीपली नॉलेज की आवश्यकता होती है। वहाँ इन संस्थानों के अंदर क्या वर्क होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, वो पूछ लिया जाता है। और एसएससी या फिर दोस्तों ग्रुप डी जैसे एग्जाम में इन सब का स्थापना दिवस या ये किस संधि के तहत बने, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये हर एक एग्जाम के लिए आज का वीडियो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस रखता है। और एक दावा मैं करना चाहूंगा जरूर इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये सिंगल वीडियो अभी तक इंटरनेट पर, ये सिंगल वीडियो ऐसा है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन के जितने लगभग 15 से 20 जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं ना, उनका इतना डिटेलिंग के साथ डिस्कशन और कहीं नहीं हुआ है। दोस्तों, ये आपको पहली बार फर्स्ट टाइम मिल रहा है। और अगर कहीं किसी चैनल पर इस तरह की डिटेलिंग आपको मिलती है तो मुझे भी वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि मैं देखकर अपना भी नॉलेज एनहेंस कर सकूं। दोस्तों, अभी तक मेरा दावा यही है कि शायद इंटरनेट के अंदर ऐसी वीडियो, इतनी इंफॉर्मेशन से लबरेज वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग और टाइम, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वे कौन कौन से प्रमुख अंग हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की प्रमुख संरचना एजेंसी के बारे में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर हमने सिक्योरिटी काउंसिल की बातचीत कर ली है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर, 5 स्थायी वीटोधारी मेंबर और 10 जो है दोस्तों अस्थाई जो है मेंबर इसके अंदर होते हैं। इसकी डिटेलिंग के साथ बातचीत हमने इसके पिछले वीडियो में की हुई है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रह जाएगा। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसकी बातचीत हम इस वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत डिटेलिंग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो प्रमुख एजेंसियां हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी स्किप मत करें। क्योंकि ये वीडियो का एक भी पॉइंट अगर आपसे छूटता है तो किसी भी एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर पाने में आप असमर्थ हो जाएंगे। और 1-2 नंबर आज की तारीख में कितना महत्व रखता है ये उनसे पूछिए जिनका 1-2 नंबर की वजह से कोई यूपीएससी में सिलेक्शन रुका है या यूपीपीसीएस में सिलेक्शन रुका हुआ है या कोई भी स्टेट एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन रुक गया। दोस्तों, इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे आईएलओ हो या एफएओ हो, यूनेस्को हो, आपका डब्ल्यूएचओ हो, आईएमएफ हो, ये सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से, बहुत डिटेलिंग के साथ डिस्कस किया गया है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें और अंत तक बने रहें। वीडियो के अंदर दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया जाने वाला है, बताया जाने वाला है इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपनी मुख्य बातचीत और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं।
दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठनों के चैप्टर से ये भाग 3 है। अभी 2 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। समकालीन विश्व राजनीति की एनसीईआरटी है दोस्तों, और हम आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसियां और कार्यक्रमों के बारे में। दोस्तों नोट में देखिए लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से बताया जा चुका है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वे बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों यूएनएससी के बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे से किया गया है, उसको जाकर आप लोग देखें, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करें। दोस्तों आज की बातचीत हमारी शुरुआत हो रही है यूएनजीए से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। दोस्तों ये जो संस्था है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर संस्था है। इसकी बातचीत आप दोस्तों लगभग हमेशा अखबारों के अंदर इसकी बातचीत देखते रहते हैं। ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के अंदर कहीं भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो ये संस्था में सबसे पहले मुद्दा उठाया जाता है, उस मुद्दे को विस्तार से चर्चा की जाती है। और यूनाइटेड नेशन के जो सभी 193 सदस्य देश हैं सभी खुलकर इन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, उसके बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण हमारे लिए निकल कर आता है। दोस्तों आपके सामने है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा या आम सभा भी इसको बोलते हैं। आइए इसके लिए विस्तार से डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है क्या। दोस्तों महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी संस्था है। दोस्तों महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है। 193 सदस्य राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अंदर दोस्तों हैं। दोस्तों यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय है। दोस्तों प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। जनरल असेंबली में आयोजन किया जाता है। इसमें दोस्तों सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश, बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों महासभा के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लिए जाते हैं। इन निर्णयों में दोस्तों शांति सुरक्षा के लिए, नए सदस्यों के प्रवेश के लिए और बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत के साथ ही निर्णय लिया जाता है आम सभा यानी महासभा के अंदर। अन्य प्रश्नों पर दोस्तों निर्णय साधारण बहुमत से इसके अंदर लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए दोस्तों चुना जाता है। दोस्तों महासभा यानी कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले उनके दूसरे कार्यकाल के लिए 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर चुन लिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के जो इस समय महासचिव हैं उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। मैं उनके बारे में अच्छे से बातचीत कर चुका हूं संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले वीडियो में। दोस्तों उनके बारे में बहुत अच्छे से पूरी जानकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी तक जो 9 महासचिव हुए हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पहले वीडियो में की जा चुकी है। उसको जाकर के आप अगर एंटोनियो गुटेरेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जाकर देखें। आइए देखते हैं कि महासभा में आगे क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, उनका कार्यकाल दोस्तों 2026 तक रहने वाला है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। उन्हें दोस्तों नियुक्त किया जा चुका है और पहली बार यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में उन्हें 1 जनवरी दोस्तों 2017 को पहली बार यूनाइटेड नेशन के महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को चुना गया था। दोस्तों आइए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वीडियो के अंदर आईसीजे या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात का कहेंगे बार बार। तो आप लोग याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। तो आइए देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर कैसे कामकाज होता है और यह
क्या है, इससे जुड़ी थोड़ी सी और अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे, दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा हुई। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख दर्पण यानी कि अंग है, याद रखना। और ये आईसीजे जो है दोस्तों ये हेग में स्थित है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हेग में। हेग नीदरलैंड में है दोस्तों, ये चीज आप याद रखना। और जिस बिल्डिंग में स्थित है ये पीस पैलेस है। तो याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों वह हेग में है, हेग नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड में एक बिल्डिंग है हेग के अंदर, पीस पैलेस, उसके अंदर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और अमेरिका में ही उसके लगभग महत्वपूर्ण जो संगठन है, उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशन से संबंधित, उनका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर ही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसा संगठन है, एकमात्र संस्थान है यूएन का, जिसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में न होकर कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड में। ये चीज आपको याद रखना। दोस्तों यह राष्ट्रों के बीच कानूनी प्रश्नों को सुलझाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार दोस्तों सलाह देता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 193 देश जो कि यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज हैं वही शामिल होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर दोस्तों 15 न्यायाधीश होते हैं, याद रखना है आपको। और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 9 वर्षों के लिए। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। निर्वाचित होने के लिए दोस्तों इसमें न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में बहुमत प्राप्त करना होता है। दोनों निकायों में कौन सा? एक तो यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद। दोनों में जो न्यायाधीश होगा उसको, उम्मीदवार जो होगा न्यायाधीश चुने जाने के लिए, उसको इन दोनों निकायों के अंदर बहुमत प्राप्त करना होता है। दोस्तों इस आवश्यकता को पूरा करने में प्रायः कभी कभी मतदान प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक के दौरान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ही जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों का जो है चुनाव वो संपन्न किया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में चुना जाता है। अदालत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को गुप्त मतदान द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। दोस्तों न्यायाधीश के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए ये जो न्यायाधीश होते हैं वह पात्र होते हैं, यानी कि एक से अधिक बार किसी भी न्यायाधीश का चुनाव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर किया जा सकता है। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारतीय न्यायाधीश कितने रहे हैं अब तक। दोस्तों अब तक 4 भारतीय न्यायाधीश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चुने जा चुके हैं। 4 लोग सदस्य रह चुके हैं। कितने भारतीय? 4 भारतीय जो है इस समय मतलब अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर चुने जा चुके हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं जिससे आपको 4 कम से कम अच्छे से दिख सके। तो अब तक 4 भारतीय जजों को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके लिए चुना जा चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। आइए अब कुछ भारतीय न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस दलबीर भंडारी, जिन्हें 2012 में आईसीजे में काम कर रहे हैं। जो 2012 से जो है जस्टिस दलबीर भंडारी जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसके अंदर दोस्तों काम कर रहे हैं। अभी कौन है? जस्टिस दलबीर भंडारी। इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कभी आपसे किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कौन से न्यायाधीश अभी वर्तमान में कार्यरत हैं
तो आपको याद रखना है कि जस्टिस दलबीर भंडारी जो है वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर हैं। दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RS पाठक ने 1989 से 91 तक आईसीजी के रूप में कार्य किया है। आईसीजी के अंदर जो है RS पाठक साहब को भी आपको याद रखना है कि इन्होंने 1989 से 91 तक आईसीजी में कार्य किया है। दोस्तों एक और न्यायाधीश हैं आयुक्त नागेंद्र सिंह। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। नागेंद्र सिंह वर्ष 1973 से 88 तक आईसीजे के अंदर रह चुके हैं। और दोस्तों सर बेनिगल राव जो कि संविधान सभा के सलाहकार थे, आप सब जानते भी हैं, उन्हें वर्ष 1952-53 तक आईसीजे के सदस्य रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है 4 भारतीयों के नाम, 4 भारतीय न्यायाधीश अभी जो वर्तमान में हैं, जस्टिस दलबीर भंडारी, और 1989 से 91 तक थे RS पाठक साहब, और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नगेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक आईसीजे में रहे, और सर बेनिगल राव दोस्तों 1952 से 53 तक आईसीजे के सदस्य रहे हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। चाहें तो आप इस इतने का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बार बार मैं इसको कह रहा हूं कि क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बाद यूनाइटेड नेशन के एक और अंग की बातचीत करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको दोस्तों शॉर्ट में हम इकोसोक भी कह देते हैं। दोस्तों यह संस्था आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख रूप से जिम्मेवार है। दोस्तों यह सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच, इनोवेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक केंद्रीय मंच की भूमिका निभाता है। दोस्तों इकोसोक सतत विकास के लिए वैश्विक महत्व की वार्षिक थीम के इर्द गिर्द अपनी कार्य संरचना बनाता है। यह दोस्तों साझेदारों एवं संयुक्त राष्ट्र का विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें भी जारी करता है। कौन? इकोसोक। तो दोस्तों ये रहा आपका इकोसोक। आइए अब डिस्कस करते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में। दोस्तों यह परमाणु क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। कौन? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको इंग्लिश में याद रखना है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दोस्तों परमाणु क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र है। दोस्तों इसे वर्ष 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन यानी कि वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया था। तो याद रखना है कि IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी परमाणु, अंतरराष्ट्रीय परमाणु की शांति के लिए, दुनिया में, वर्ल्ड में परमाणु की जो परमाणु के लिए जो पीस है वह बनी रहे, इसके लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। दोस्तों यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है। तो याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या काम करती है? परमाणु ऊर्जा जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है उसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करने पर बात करती है, न कि परमाणु हथियार बनाए जाने के लिए। दोस्तों परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग ऐसे हो सकता है कि दोस्तों परमाणु ऊर्जा एक सतत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसलिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम ईंधन के रूप में करेंगे, ऐसी बातचीत IAEA करती है, न कि परमाणु हथियार के रूप में। और दोस्तों किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का काम भी ये एजेंसी करती है। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है और यह किसी भी सैन्य उपयोग के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का भी काम करती है। दोस्तों यह संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आता, लेकिन हालांकि यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि, एक इंटरनेशनल ट्रीटी के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है।
दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद दोनों को दोस्तों रिपोर्ट करती है। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद जो यूनाइटेड नेशन की है यूएनएससी, उन दोनों को रिपोर्ट करती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो सचिवालय है वह मुख्यालय वह है ऑस्ट्रेलिया में है। जो ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का और वहां का एक शहर है वियना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शहर। वियना कन्वेंशन वगैरह जो है पर्यावरण के अंदर पढ़ा जाता है। तो वियना के ऑस्ट्रिया के वियना में जो है इसका सचिवालय और मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का है। दोस्तों यह दुनिया भर में परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग हेतु एक अंतर सरकारी मंच के रूप में भी काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में आपको इतनी जानकारी दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आइए अब बात कर लेते हैं यूएन के सचिवालय के बारे में। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन का सचिवालय कैसे काम करता है उसको आइए हम विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करते हैं। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सचिवालय के अंदर यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव होते हैं वे बहुत सारे कर्मचारियों के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी होते हैं उसके अंदर उनके साथ यूनाइटेड नेशन के सचिवालय में शामिल होते हैं और जो महासभा और संगठन के अन्य जो प्रमुख अंगों द्वारा जो निर्देशित या अधिदेशित जो किए जाते हैं कार्य उनको करते हैं। दोस्तों यूएन सचिवालय के अंदर जो महासचिव हैं वे संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि यूएन सचिवालय के जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे वह यूनाइटेड नेशन के महासचिव होंगे। उन्हें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की अंतर्राष्ट्रीय में स्थानीय स्तर पर जो नियुक्तियां की जाती हैं और ये अपने कार्यस्थलों में संपूर्ण विश्व के शांति अभियानों पर काम जो है करते हैं। तो यूएन सचिवालय के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। दोस्तों यूएन सचिवालय के बाद अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जो कि इसको शॉर्ट में आईएमएफ बोल देते हैं। दोस्तों आईएमएफ एक ऐसी संस्था है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएमएफ की जो चीफ हैं और आईएमएफ का मुख्यालय है, आईएमएफ कब बना, ये सब सारे सवाल आपके परीक्षा में किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। तो आईएमएफ को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ना, हो सकेगा तो आईएमएफ का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके कम से कम इतने का जरूर रखना। आइए देख लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना दोस्तों 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या 29 थी और वर्तमान में दोस्तों इसके 190 सदस्य देश हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ की बात करें तो वह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की हैं दोस्तों। ये आईएमएफ के चीफ के बारे में हमेशा आपसे पूछा जाता रहता है, तो इसलिए याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया से आती हैं। दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट, अपने भारत की अब बातचीत चल रही है, भारत की गीता गोपीनाथ को 3 साल से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। तो भारत की जो गीता गोपीनाथ हैं वह चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंडिया की तरफ से 3 साल से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। तो गीता गोपीनाथ का नाम और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का नाम आईएमएफ के संदर्भ में आप जरूर याद रखना। दोस्तों प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्व के अनुपात में
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली हैं और उस देश के पास अधिक मताधिकार हैं, तो आपको याद रखना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं उनके पास आईएमएफ के अंदर उतने ही ज्यादा मताधिकार हैं। अंडोरा दोस्तों एक देश है अंडोरा, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। तो अंडोरा अंतिम सदस्य देश है अब तक, इस चीज को याद रखना है। दोस्तों ये जो आईएमएफ है उसका उद्देश्य क्या है, आइए थोड़ा देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये क्या क्या काम करता है। दोस्तों यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। तो आपको याद रखना कि आईएमएफ का जो उद्देश्य है वह है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। आईएमएफ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देता है और साथ ही दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए भी आईएमएफ काम करता है। दोस्तों आईएमएफ के बारे में यहाँ एक चीज बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखनी होगी कि जब तक कोई देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता तब तक उस देश को विश्व बैंक की जो शाखा है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, उसमें सदस्यता नहीं मिल सकती। तो याद रखना है कि जो देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं वही देश दोस्तों विश्व बैंक की जो शाखा है IBRD उसके सदस्य हो सकते हैं, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बने बिना आपको विश्व बैंक की जो शाखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसकी सदस्यता नहीं मिल सकती। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आईएमएफ प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष इस रिपोर्ट को आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो आपको आंख मूंद के बता देना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है और वह भी प्रत्येक वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगली रिपोर्ट जो दोस्तों आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आपको याद रखना है कि आईएमएफ द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ। दोस्तों आईएमएफ द्वारा एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट यानी कि फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आईएमएफ के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, उसको आप अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की यानी कि विश्व बैंक की। दोस्तों विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को याद रखना है। विश्व बैंक का दोस्तों मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दोस्तों विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वे डेविड मालपास हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो अभी IBRD की बात हम आईएमएफ के अंदर कर रहे हैं, ये वही संस्था है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो आपको यहाँ पे एक जानकारी और मिली कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में दोस्तों कहाँ हुआ, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। वहीं पर IBRD और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। दोस्तों जो विश्व बैंक समूह है वह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने,
साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले, स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। तो याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक कोई एक संस्था नहीं, 5 जो है संस्थान जो कि विश्व के अंदर विकासशील देशों में गरीबी को कम करने, साझा समृद्धि का निर्माण करने और स्थायी समाधानों के लिए जो काम कर रहे 5 संस्थान हैं, उनकी एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है, एक समूह है वर्ल्ड बैंक समूह। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक समूह के कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। दोस्तों इन 189 देशों में अपना प्यारा भारत भी विश्व बैंक का सदस्य राष्ट्र है। दोस्तों विश्व बैंक द्वारा कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक द्वारा आखिर कौन कौन सी रिपोर्टें जो है प्रकाशित की जाती हैं। दोस्तों अभी तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती थी, जो कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट को कुछ अनियमितता के कारण बंद कर दिया गया है। इसमें चीन को लेकर के कुछ लफड़ा हुआ था दोस्तों, और कहा गया कि चीन को वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अंदर काफी बढ़ोतरी मिल रही थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि चीन ने इस रिपोर्ट के अंदर कुछ घपला किया, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक द्वारा अब बंद किया जा चुका है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों एक और रिपोर्ट मानव पूंजी सूचकांक, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट, ये भी विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो आपको 3 महत्वपूर्ण रिपोर्टों के बारे में जान लेना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि अब बंद हो चुकी है, वह विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती थी। मानव पूंजी सूचकांक जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, और विश्व विकास रिपोर्ट भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के जो समूह के 5 सदस्य थे वे कौन कौन से हैं, विकास संस्थान, उसकी हम बातचीत कर लेते हैं। देखते हैं जो विश्व बैंक के अंदर जो 5 सदस्य वो जो संस्थान काम करते हैं जिनको लेकर के ही एक विश्व बैंक समूह का निर्माण होता है, वे कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। दोस्तों इन 5 विकास संस्थानों में जो वर्ल्ड बैंक के हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो कि IBRD है, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी MIGA, और निवेश विवादों के निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ICSID। ये दोस्तों पांचों संस्थान मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विश्व बैंक समूह की। तो आपको याद रखना है कि विश्व बैंक समूह का निर्माण जो है दोस्तों वो किसको किसको मिलाकर बनता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, और निवेश विवादों के लिए एक निपटान केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय निपटान केंद्र ICSID। तो आपको याद रखना है कि इस पांचों संस्थानों को मिलाकर के वर्ल्ड बैंक समूह का निर्माण होता है। दोस्तों विश्व बैंक समूह के बाद अब हम बातचीत करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही नोबल काम करने वाला जो है संगठन है। तो आइए देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को, उसको आप याद रखना कि यूनेस्को को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। आइए देख लेते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। दोस्तों वर्ष 1945 में स्थायी शांति के माध्यम से मानव जाति की बौद्धिक एवं नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए ही यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो आपको यूनेस्को की स्थापना का वर्ष याद रखना है 1945। दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ है दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस का एक बहुत ही प्यारा शहर है पेरिस, जिसको फैशन की नगरी भी कहा जाता है, वहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है। दोस्तों यूनेस्को का कामकाज की अगर बात करें तो यूनेस्को दोस्तों शिक्षा, प्रगति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो यूनाइटेड नेशन का ये संगठन है यूनेस्को, बहुत ही नोबेल संगठन है। ये बड़े ही नोबेल कामकाज के लिए जो है जाना जाता है।
दोस्तों यूनेस्को के उद्देश्य को थोड़ा और अच्छे से देखें तो इसका उद्देश्य शिक्षा संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति सुरक्षा की स्थापना तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु एक वैश्विक सहमति बन पाए, इसके लिए भी ये काम करता है। दोस्तों सांस्कृतिक विरासत एवं सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर यूनेस्को राष्ट्रों के मध्य संबंधों को मजबूत करने का भी काम करता है और विभिन्न देशों की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उसको यूनेस्को अपने अंदर संरक्षित करता है और यूनेस्को जो है द्वारा संरक्षित इमारतों का दर्जा विभिन्न देशों की इमारतों को दिया जाता है। जैसे दोस्तों भारत में ताजमहल हो या फिर कोई बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, उसको जो है जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको भी यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त है। दोस्तों अब बात करेंगे WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष जो है एजेंसी है WHO। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, जहां पर WHO का मुख्यालय है। आप याद रखना कि WHO की स्थापना 1948 में कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। दोस्तों WHO एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर सामान्यतः स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि WHO का कनेक्शन किससे होता है? सदस्य देशों की स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ, यानी कि विश्व के देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इन कामों के लिए उत्तरदायी है। देखिए इसके काम देख लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का। दोस्तों वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करता है WHO और स्वास्थ्य अनुसंधान एवं एजेंडा को आकार देता है, मानदंड एवं मानक स्थापित करता है, साथ ही साक्ष्य आधारित नीति विकल्प प्रदान करता है, देशों को तकनीकी सहायता भी देता है WHO और स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और आकलन का भी कार्य WHO द्वारा किया जाता है। आई होप दोस्तों WHO की इतनी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण संगठन की, जिसका नाम है अंकटाड। अंकटाड को दोस्तों हिंदी में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोला जाता है। तो अंकटाड आप बहुत अच्छे से देखना, अंकटाड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वर्ल्ड बैंक और IMF की तरह। दोस्तों 1964 में जो है अंकटाड की स्थापना हुई। कब? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में। ये चीज आपको याद रखना है। विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में यह बढ़ावा देने का काम करता है। तो आप याद रखना कि जो अंकटाड है वह विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने का कार्य करता है। दोस्तों अंकटाड एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है और इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो याद रखना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। और दोस्तों अंकटाड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट अंकटाड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों अंकटाड द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में व्यापार और विकास रिपोर्ट, आपको याद रखना है केयरफुली कि अंकटाड द्वारा व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, ये सब दोस्तों अंकटाड द्वारा प्रकाशित की जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं। तो आपको याद रखना है कि अंकटाड द्वारा ये सारी रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं। दोस्तों अंकटाड द्वारा एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट वस्तु तथा विकास रिपोर्ट यानी कि कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी अंकटाड द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी कि इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ाने से मैं कैसे रुक सकता हूं और इतनी महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं
उनको एक वीडियो के अंदर दोस्तों तकरीबन 20-22 संस्थाओं को समेटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों अगला वीडियो एक छोटा सा और मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जो इसी वीडियो का निरंतरता में अगला वीडियो होगा, वह भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ही है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ हमारे छूट रहे हैं और वे संगठन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो के जस्ट बाद एक और वीडियो आएगा जिसको आप जरूर देखें। इसी का एक कंटिन्यूसली बनाया जाने वाला वो भी एक वीडियो है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज की बातचीत बस यहीं तक। मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद जस्ट अगला वीडियो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपलोड होगा आपके लिए, उसको देखना ना भूलें दोस्तों। और तब तक दोस्तों अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जो भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं या जो भी आपकी महत्वपूर्ण आपकी राय हमारे लिए है, या आप हम चाहते हैं कि चैनल पर कुछ सुधार हो, वो भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने ढेर सारे मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो से आप वंचित न रह जाएं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।